बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की मौजूदगी में कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे कर सकते हैं: अ प्रोसेस इन विच फोटोसिंथेटिक organisms synthesize their organic food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight. आपने फोटोसिंथेसिस की पहले भी डेफिनेशन देखी होगी जिसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की जगह ग्रीन प्लांट्स का बड़ा यूज़ किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेशन को ज़्यादा डाइवर्स कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एल्गी और साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो कि किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं रिस्पेक्टिवली, वो प्लांट्स नहीं है लेकिन फिर भी वो फोटोसिंथेटिक हैं, इसलिए हमने टर्म फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ की। अगर फोटोसिंथेसिस की जनरल डेफिनेशन की बात की जाए तो वो होगी यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलके बनाएंगे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पर 6 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे ऑक्सीजन की। तो इस इक्वेशन की मदद से हमें ये देखने को मिलता है कि हम इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज को यूज़ करके, इनऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स को यूज़ करके एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी अहमियत की बात करें तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से ही सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड मिलता है, चाहे वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स हैं। अगर तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी कि फोटोसिंथेटिक हैं, अगर वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो फिर उनको जो फूड मिलना है वो तो फोटोसिंथेसिस करके ही मिलेगा। लेकिन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेनली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। इनसे ही आगे जाके कंज्यूमर्स यानी कि फूड चेन के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जिनमें एनिमल्स आते हैं, उनको फूड मिलता है। और फिर अगर एक एनिमल गोश्तखोर है यानी कि वो प्लांट्स को नहीं भी खाता तो वो इनडायरेक्टली प्लांट से ही फूड ले रहा होता है, क्योंकि उसका फूड जो कि दूसरे एनिमल्स होंगे, जो कि हर्बीवोर्स होंगे, जो कि प्लांट्स पे पलते हैं, वो अगर कोई कार्निवोर उनको खा रहा है तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने लिए फूड बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी फूड बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करके सारे एनिमल्स की रेस्पिरेशन के जिम्मेदार भी बनते हैं। हम ये भी कहते हैं कि जो सन है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसकी वजह ये है कि सन की जो एनर्जी होती है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए सारी एनर्जी की जो बेसिक फोर्स है वो सन है, जिसके ज़रिए एनर्जी मिलती है प्राइमरी फूड बनाने वालों को, और फिर वो प्राइमरी फूड बनाने वाले आगे कंज्यूमर्स को एनर्जी देते हैं। यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है सन से और कंज्यूमर्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी मिलती है। तो इनडायरेक्टली सारे जानदारों को एनर्जी सन से यानी कि सूरज से ही मिल रही होती है। अगर बात करें फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाले रिएक्टेंट्स की तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन के सोर्स के तौर पे काम करता है, या यूं कह लें हाइड्रोजन सोर्स के तौर पर, क्योंकि हाइड्रोजन की एनर्जी यूज़ करके ही फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि जो एटीपी और एनएडीपीएच होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो हाइड्रोजन की एनर्जी यूज़ करके बनाई जाती है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कार्बन का सोर्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के यूज़ हो रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स को हासिल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मदद ली जाती है। अगर बात करें कि ये रिएक्टेंट्स आते कहाँ से हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट कंज्यूम करता है फ्रॉम एयर, या कह लें इन्वायरमेंट। प्लांट के लीफ में गैसियस एक्सचेंज होती है क्योंकि प्लांट के लीफ के पास स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है।
इन स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस के जरिए बनने वाला ऑक्सीजन भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाता है और फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है। जबकि वाटर की बात की जाए तो वाटर प्लांट को उसकी बेसिकली अर्थ से मिलता है, यानी कि सॉयल से मिलता है, ज़मीन से मिलता है, और इस वाटर को सॉयल से प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रूट्स और फिर आगे जाइलम टिश्यू की होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जाइलम वो वाला टिश्यू है जो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं। एक है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 और दूसरा है ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बनने के बाद फर्दर किसी इस ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती फोटोसिंथेसिस में। लेकिन ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म को, सवाए एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के, जो कि हमारे पास ज़्यादातर किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। उनके अलावा जो हर ऑर्गेनिज्म होता है वो एरोबिक होता है। जैसे कि हम खुद एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, हमें सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है। और प्लांट्स को भी ये ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्लांट्स को भी तो रेस्पिरेशन करनी है। और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये कन्फ्यूजन ना रखिएगा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तब रेस्पिरेशन रुक जाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन 24 घंटे जारी रहती है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम होता है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब भी रेस्पिरेशन साथ साथ हो रही होती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं अपनी रेस्पिरेशन में उससे कम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो इस तरह ऑक्सीजन की नेट प्रोडक्शन हो रही होती है और वो नेट प्रोडक्शन बाकी ऑर्गेनिजम्स के काम आती है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस में लाइट का रोल देखें तो लाइट का जो मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में वो एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। लाइट का बेसिक रोल फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि लाइट की प्रेजेंस में लाइट की एनर्जी को यूज़ करते हुए हम वाटर का लाइसिस करवाते हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर वो हाइड्रोजन हम यूज़ कर लेते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी देखते हैं कि ये कैसे होगा अपने आगे वाले स्टेप्स में। तो अभी के लिए अगर हम लाइट की बात करें तो सूरज से बहुत वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स वाली वेव्स जो होती हैं वो ज़मीन की तरफ आती हैं। उनमें से एक ख़ास लिमिट होती है, एक ख़ास रेंज होती है वेवलेंथ्स की, जो कि होती है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के दरमियान। सूरज से आने वाली वेव्स जो कि जिनकी वेवलेंथ इसके अंदर लाई करेगी, इस रेंज के अंदर लाई करेगी, वो हमारी विजिबल लाइट कहलाएंगी, यानी कि लाइट के वो कलर जो कि हम देख सकते हैं। अगर इस रेंज में पड़ने वाले कलर्स की बात करें तो वो कलर्स हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। तो ये कलर्स हैं जो कि लाई करते हैं इस वेवलेंथ की रेंज में। अब इस वेवलेंथ की जो रेंज है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स लाई करती हैं, यानी कि 380 से 750 नैनोमीटर तक डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, और उन सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे प्लांट में कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। उन पिगमेंट्स की बात की जाए तो उन पिगमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा और मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, जिसे हम प्राइमरी पिगमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल बी भी मौजूद होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल डी भी मौजूद होता है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स जैसे पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। पिगमेंट्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी इसलिए होती है ताकि, क्योंकि ये एक बड़ी रेंज बनती है, 380 से 750 नैनोमीटर तक की जो लाइट रेंज है, जो वेवलेंथ की रेंज है, ये काफ़ी बड़ी रेंज है। तो इसमें मौजूद हर किस्म की, हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक ख़ास पिगमेंट मौजूद है। लेकिन अल्टीमेटली बाकी सारे पिगमेंट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देते हैं, इसीलिए हम क्लोरोफिल ए को प्राइमरी पिगमेंट भी कहते हैं। अगर इनकी रेंज की बात की जाए, यानी कि ये कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल ए 680 टू 700 नैनोमीटर वाली लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। जबकि अगर कैरोटिनॉइड्स की बात की जाए तो ये 449 टू 490 नैनोमीटर की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं।
अगर ज़ेंथोफिल्स की बात की जाए तो ये 440 टू 490 वाली वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। आगे हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा की। तो ये दोनों बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करें तो हमारे सामने वो डेफिनेशन होगी, ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट of different wavelengths by a pigment। यानी कि एक पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में कितनी कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस ग्राफ को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो ये ग्राफ हमें ये रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्राफ ड्रा करें और उसकी एक एक्सिस पर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट लिख लें और दूसरे एक्सिस पर हम वो लाइट एब्जॉर्ब लिख लें, यानी कि कितने परसेंट वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और फिर हम डिफरेंट पिगमेंट्स के मुताबिक, जैसे ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ हो गया, ये क्लोरोफिल बी का ग्राफ हो गया, ये सपोज ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ नहीं है, आप एक्चुअल ग्राफ बुक से देख सकते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो एक पिगमेंट है वो वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जैसे हमने पहले कहा कि क्लोरोफिल ए इस रेंज वाली, इस वेवलेंथ वाली लाइट को इतना एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम किसको एब्जॉर्ब करता है और मिनिमम किसको एब्जॉर्ब करता है, कैरोटिनॉइड्स मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़ेंथोफिल्स मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो वो लाइट की वो रेंज जिसको एक पिगमेंट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाती है। अगर हम सारे पिगमेंट्स का या सिर्फ एक पिगमेंट का और वेवलेंथ ऑफ ऑल द लाइट्स जो कि विजिबल रेंज में लाई करती हैं उन सब का एक ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब अगर एक्शन स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो एक्शन स्पेक्ट्रा भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि आ ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में तो हमने ये देखा था कि एक पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है, और एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि एक वेवलेंथ की लाइट का फोटोसिंथेसिस पर कितना इफेक्ट होता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस कितना ज्यादा होता है एक पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। यानी कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट है 750 नैनोमीटर तो वो कितनी ज़्यादा फोटोसेंसिस करवाती है। अगर उसकी वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर तो वो कितनी ज़्यादा फोटोसेंसिस करवाएगी। अगर हम लाइट ले रहे हैं 450 नैनोमीटर की तो वो कितनी ज़्यादा फोटोसेंसिस करवाएगी। तो ये सारा इनका रिलेटिव कंपेयर जब हम इनको करते हैं, यानी कि 350 टू 780 नैनोमीटर तक जब हम जाते हैं, सॉरी 380 टू 750 नैनोमीटर तक जब हम जाएंगे, पूरी लाइट की सारी रेंजेस का ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि किस रेंज ने सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस करवाया है, तो उस ग्राफ को हम कहेंगे एक्शन स्पेक्ट्रा। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि 450 नैनोमीटर वाली लाइट, 450 नैनोमीटर लेंथ वाली लाइट और 700 नैनोमीटर लेंथ वाली लाइट पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा तब होता है जब हम ये वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोवाइड करते हैं। 450 नैनोमीटर पर लाइट का जो कलर आता है वो आता है रेड, सॉरी ब्लू कलर, और 700 नैनोमीटर पर आता है रेड कलर। यानी कि रेड कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट, 450 नैनोमीटर लेंथ की लाइट और 700 नैनोमीटर लेंथ की लाइट, इस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। और ये दोनों रेंजेस 450 वाला डिजिट भी और 700 वाला डिजिट भी हमारे क्लोरोफिल ए के पास आता है। यानी कि इनको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन सा पिगमेंट करता है, क्लोरोफिल ए इनको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह हमने कहा कि क्लोरोफिल ए ही है हमारा प्राइमरी पिगमेंट, क्योंकि मेन जो रोल है फोटोसिंथेसिस में वो क्लोरोफिल ए निभा रहा है, जो सबसे ज्यादा सूटेबल लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके। आगे हम बात करते हैं सेल में मौजूद उस ऑर्गेनेली की जिसमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो वो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट सेल या एल्गी का सेल, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें जिनके पास ना कोई डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और ना कोई मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है,
तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं, किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनमें स्पेशल टाइप की इनफोल्डिंग्स हुई होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिनको फोटोसिंथेटिक इनफोल्डिंग्स कह लिया जाता है। और उन इनफोल्डिंग्स में फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी एंजाइम्स और बाकी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो अगर एक टिपिकल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दो मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है। इसके अलावा इस क्लोरोप्लास्ट में एक चिपटे हुए सिक्के जैसी चीज भी पड़ी होती है, और ऐसे वो चीजें पड़ी होती हैं कि एक के ऊपर एक, यानी कि ये समझने के सिक्कों की, जैसे हम एक सिक्कों का कॉइन टावर बना लेते हैं कि सिक्के के ऊपर सिक्का रख कर, वैसे ही ये चीजें सिक्के के ऊपर सिक्का रखकर पड़ी होती हैं। तो ये जो आपको नजर भी आ रही होगी ग्रीन कलर में। तो अगर हम इस एक सिक्के जैसी चीज की बात करें तो इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। और अगर हम इस पूरे एक टावर की बात करें, जो एक सिक्कों का टावर बना हुआ है सिक्के जैसी चीजों का, अगर पूरे इसकी बात करें, यानी कि इसकी कलेक्टिवली बात करें, सिर्फ इतने की, इन दो की नहीं, सिर्फ इतने की, तो इसे हम कहते हैं ग्रेनम, जिसका प्लूरल होता है ग्रेना। तो ये हमारे पास 3 ग्रेना हैं। ये ग्रेनाज आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनके कनेक्शंस को हम कहते हैं लेमेला। थाइलाकॉइड के अंदर वाली जो चीज होती है, जो अंदर इसके कैविटी मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। इस थाइलाकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसको सिंपल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कह लेते हैं। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल एम्बेडेड होता है, फंसा हुआ होता है क्लोरोफिल इस मेम्ब्रेन, इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का ये वाला जो खाली हिस्सा है जिसमें हमारे पास ग्रेनम मौजूद होते हैं, उसको हम स्ट्रोमा कह लेते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी कि ये अपनी तादाद बढ़ाने के लिए सेल डिवीजन पर या न्यूक्लियस वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियस से राब्ता तो जरूर होता है, लेकिन इसके पास अपनी रेप्लिकेशन के लिए अपनी मशीनरी मौजूद होती है, जो कि है इसका डीएनए और साथ इसके राइबोसोम्स हैं। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स 70s के होते हैं, जितने के प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस करवाने वाले सारे एंजाइम्स ही मौजूद होते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और यही वजह है कि हमें प्लांट्स के ज्यादातर पार्ट्स ग्रीन नजर आते हैं। खासकर प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मौजूद है। क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर दे देता है प्लांट्स को। यंग प्लांट्स की अगर बात करें तो उन प्लांट्स में अभी तक लीव्स डेवलप नहीं हुए होते, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो उन्हें भी करना होता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए, तो इसलिए उनका जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि उनके स्टेम में उस टाइम क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो प्लांट के डिफरेंट और लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट और कलर्स के भी होते हैं, तो वो कलर्स भी डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से बनता है। जैसे कि कैरोटिनॉइड हो गया या ज़ेंथोफिल हो गया, ये भी प्लांट के लीव्स को या प्लांट के उन पार्ट्स को जिनमें ये मौजूद होंगे उनको डिफरेंट कलर्स देते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स की बात करें तो हम पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और दूसरे होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को हम लाइट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। दरअसल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वो वाले रिएक्शन हैं जिनमें लाइट का डायरेक्ट यूज होता है। और ये रिएक्शंस थाइलाकॉइड के ल्यूमिन में होते हैं, यानी कि जो थाइलाकॉइड के अंदर जगह होती है जिसे हम थाइलाकॉइड का ल्यूमिन कहते हैं, वहां पर होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनता जो कि हमें मिलना हो एंड पर फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए यानी कि एटीपी, वो इस लाइट रिएक्शन में बनती है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए खास एनर्जी चाहिए होती है। और जितने भी रिएक्शन सेल में हो रहे होते हैं तो उनके लिए सेल की एनर्जी करेंसी यानी कि एटीपी की जरूरत होती है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रिडक्शन करने के लिए NADPH, वो भी हमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से ही मिलता है। आगे बात करें अगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की, तो इसमें लाइट का डायरेक्ट यूज नहीं होता, लेकिन इस बात से ये चीज आपने नहीं समझनी कि इनमें
डार्क में होते हैं ये रिएक्शंस, क्योंकि ये रिएक्शंस लाइट में ही होते हैं, ये रिएक्शंस डार्क में यानी कि अंधेरे में या रात के वक्त नहीं होते। पूरा फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के वक्त ही होगा, और जब दिन खत्म हो जाएगा, लाइट खत्म हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप कर जाएगा। क्योंकि डार्क रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से मिल रही है, और सेल ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को भी कंटिन्यूसली जारी रख के एनर्जी बनानी पड़ती है, और उस एनर्जी को कंटिन्यूसली यूज करते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, और इसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमारा जो मेन फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज, वो हमें मिलता है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन हमें चाहिए, ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो यहाँ पर होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हमें फोटोसिंथेसिस का दूसरा और मेन प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज मिलता है। इसके बाद हम फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं। तो फोटो सिस्टम क्या होता है, आपसे जैसे मैंने पहले बताया कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, जैसे क्लोरोफिल का बताया था कि वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। तो ये क्लोरोफिल अकेला थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिनका हमने पहले जिक्र किया, जैसे कैरोटिनॉइड्स या ज़ैंथोफिल होते हैं, वो भी साथ में ही इसके होते हैं। और इन सब का कलेक्शन एक क्लस्टर की फॉर्म में हुआ होता है, यानी कि इन सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने एक गुच्छे की शक्ल ली होती है, और उस गुच्छे को, उस क्लस्टर को, उस ग्रुप को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। तो फोटोसिस्टम की डेफिनेशन देखें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अरेंज्ड इन क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप्स में, गुच्छों में अरेंज, आर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स, उनको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। एक फोटोसिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स जैसे पिगमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं, जबकि जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है। दरअसल एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर को उसकी एनर्जी देना होता है। यानी कि हमने पहले पढ़ा कि एक पिगमेंट खास किस्म की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है, तो पूरी वेवलेंथ की रेंज को अकोमोडेट करने के लिए, सारी वेवलेंथ की रेंज से एनर्जी लेने के लिए प्लांट्स के पास डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, ताकि एक जो पिगमेंट है वो किसी स्पेसिफिक को एब्जॉर्ब करता है तो दूसरा किसी और को एब्जॉर्ब करे, तीसरा किसी और को एब्जॉर्ब करे। तो ऐसे ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस सारी को जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसकी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देते हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन सेंटर में, जहां पर हमारा प्राइमरी पिगमेंट यानी कि हमारा क्लोरोफिल ए पड़ा होता है। क्लोरोफिल ए अपनी रेंज वाली लाइट को तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ क्लोरोफिल ए पर डिपेंड करेंगे तो एक बहुत कम रेंज लेंथ वाली, वेवलेंथ वाली जो लाइट है वही हम एब्जॉर्ब कर सकेंगे, बाकी हमारी जो वेवलेंथ्स हैं वो ज़ाया चली जाएंगी। तो उनको ज़ाया होने से बचाने के लिए प्लांट्स के पास कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, और क्लोरोफिल ए को प्राइमरी पिगमेंट कहा जाता है और बाकियों को एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है, जो कि क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं। तो ये सारे पिगमेंट्स जो कि एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में मौजूद होती हैं, और ये वहां से अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी एनर्जी को आगे रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अब इस फोटो सिस्टम की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में फर्क ये है कि जो फोटो सिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए वाला मॉलिक्यूल है, जो फोटो सिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए वाला मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स दोनों में मौजूद हैं, वो अपनी अपनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन इस फोटो सिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए है वो सिर्फ 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है यानी कि जो रिएक्शन सेंटर में होगा वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये डिफरेंट लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसकी डिफरेंट टाइप्स बना दी। इसको फोटो सिस्टम 1 और इसको फोटो सिस्टम 2 इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर कहा जाता है, यानी कि ये 700 नैनोमीटर वाला फोटो सिस्टम जो था ये पहले डिस्कवर हुआ, इसीलिए इसको फोटो सिस्टम 1, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो बाद में डिस्कवर हुआ जो 680 नैनोमीटर वाला है, इसीलिए इसको फोटो सिस्टम 2 कह देते हैं। उसके बाद हम एक और टर्म यानी कि फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट का जुड़ना। अब ये फॉस्फेट कैसे जुड़ती है? दरअसल आपको पता है कि हमारी जो एनर्जी करेंसी है सेल की, जो सेल एनर्जी जिस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है और जिस फॉर्म में एनर्जी को यूज करता है वो है एटीपी। एटीपी यानी कि एंडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। द वर्ड ट्राईफॉस्फेट शोज कि इसमें
3 फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं, इसमें 3 बॉन्ड्स हैं फॉस्फेट के। ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड वाला ये मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल होता है, और जब ये टूटता है तो ये टूटता है एडीपी यानी कि एंडिनोसिन डाइफॉस्फेट में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यानी कि इस ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट हो जाता है अलग। और जब एक बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं, हमारा सेल यूज करता है डिफरेंट प्रोसेसेस में। तो इस फॉस्फेट को दोबारा इसके साथ जोड़ना, यानी कि एडीपी के साथ दोबारा उस टूटे हुए फॉस्फेट आयन को जोड़कर दोबारा एनर्जी बनाना, यानी कि एटीपी बनाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ये फॉस्फोराइलेशन डिफरेंट तरीकों से होता है। यहां पर जो फॉस्फोराइलेशन होगा फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन वाले प्रोसेसेस में भी जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो एक स्पेशल पार्टिकल से होता है जिसको हम F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं, जो कुछ ऐसी शेप्स के होते हैं और डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में लगे होते हैं। ये इसका F0 है और ये F1। इन F0 और F1 पार्टिकल्स में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज वाला ये एंजाइम तब काम करता है जब ये इन F0 और F1 पार्टिकल्स में से कोई हाई एनर्जी आयन गुजरता है, जैसे कि H+ हाइड्रोजन आयन जब इन F0 और F1 पार्टिकल्स में से गुजरेगा तो ये एटीपी सिंथेटेज उस हाइड्रोजन आयन की एनर्जी को कैप्चर कर वो एनर्जी से एडीपी और पीआई यानी कि एंडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो कभी टूटे थे उनको दोबारा मिलाकर एटीपी बना देगा और दोबारा से एनर्जी हमारी जो है वो बन जाएगी। तो ये सर्कल चलता रहता है कि एक एटीपी जो होता है वो एडीपी और पीआई में टूटकर एनर्जी दे देता है, यानी कि वो उसने अपनी एनर्जी किसी और काम में लगा दी और खुद इस काम में टूट गया, अब उसके पास किसी और को देने के लिए एनर्जी नहीं है। तो वो दोबारा F1 और F0 पार्टिकल के पास जाता है और F1 F0 पार्टिकल को जब हाइड्रोजन आयन की एनर्जी मिल जाती है तो उनमें मौजूद एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उस एडीपी और पीआई को पकड़कर दोबारा एटीपी बना देता है, और इस प्रोसेस को एडीपी और पीआई के ज्वाइन होने को और उनके ज्वाइन होकर एटीपी बनाने को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के पहले स्टेप यानी कि लाइट रिएक्शंस की। लाइट रिएक्शंस जिनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन रिएक्शंस में जो लाइट का डायरेक्ट रोल होता है। इसके अलावा इनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम जो एनर्जी होती है लाइट की, यानी कि फोटो वर्ड लाइट को रेफर करता है, उसकी एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस स्टेप को हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। तो लाइट रिएक्शंस की बात करते हुए, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो थाइलाकॉइड के ल्यूमिन में होता है। तो ये हमारे सामने ये वाली चीज़ इतनी एक थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हमारे दोनों फोटोसिस्टम्स लगे हुए हैं, ये फोटोसिस्टम 2 और ये फोटोसिस्टम 1। तो होता क्या है कि जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसमें लगा हुआ फोटोसिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए, उसको जब लाइट मिलती है सन की 680 नैनोमीटर की लाइट या जितनी भी वेवलेंथ की लाइट मिलेगी, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 में भी एक्सेसरी पिगमेंट्स तो मौजूद हैं, तो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर एक्सेसरी पिगमेंट्स जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं वो रिएक्शन सेंटर में दे देते हैं उस लाइट की एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को। उसके बाद क्लोरोफिल ए अपनी भी लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब करता है, जो कि 680 नैनोमीटर की होती है। फिर उसको क्लोरोफिल ए फोटोसिस्टम 2 का जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका क्लोरोफिल ए की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर जब ये एनर्जी बढ़ती है तो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होने लगते हैं। फिर इसका जो सबसे बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। जैसे ही वो रिलीज होता है उसको एक और मॉलिक्यूल प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको कहा जाता है, जो इस केस में फियोफाइटिन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकला फोटोसिस्टम 2 के, क्योंकि क्लोरोफिल ए हो गया था अनस्टेबल। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकला उसको एक मॉलिक्यूल ने पकड़ लिया जिसको हमने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला, और वो मॉलिक्यूल फियोफाइटिन होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है पीक्यू को, यानी कि प्लास्टोक्यूनिन को। प्लास्टोक्यूनिन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उसको आगे ट्रांसफर कर देता है साइटोक्रोम सी के पास। साइटोक्रोम सी के पास F0 और F1 पार्टिकल मौजूद होता है, और ये बाहर से
क्योंकि ये थाइलाकोइड है, तो थाइलाकोइड किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ये बाहर से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन आयन पकड़ता है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करते हुए उस हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो वो हाइड्रोजन आयन को जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन तो वो अगले जो मॉलिक्यूल है उसको दे देता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की ये साइटोक्रोम सी उस हाइड्रोजन आयन को F0 और F1 पार्टिकल के दरमियान से गुजारता है, और फिर वहां से F0 और F1 पार्टिकल में जब हाइड्रोजन आयन गुजरेगा तो फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी कि ADP और PI मिलके ATP बना देंगे, और फिर ये हाइड्रोजन आयन को साइटोक्रोम सी यहां से पंप कर देता है ल्यूमिन के अंदर, थाइलाकोइड के ल्यूमिन के अंदर। दरअसल हमें थाइलाकोइड के ल्यूमिन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस चाहिए होते हैं, तो एक छोटा सा सोर्स तो ये है हाइड्रोजन आयंस का वहां तक आने का। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम सी के पास था ये प्लास्टोसायानिन यानी कि पीसी के पास चला जाता है। प्लास्टोसायानिन के पास पहुंचने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है आगे आने वाली फोटो सिस्टम 2 के पास। फोटो सिस्टम 2 जो कि खुद भी क्लोरोफिल ए और अपना एंटीना कॉम्प्लेक्स यानी कि अपने एक्सेसरी पिगमेंट्स रखता है, तो इसमें भी सन की एनर्जी से जब इसको सन की रेज मिलेंगी तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, और ये क्लोरोफिल ए भी जो फोटो सिस्टम 1 का है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो जब इस यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो कि निकल गया है फोटो सिस्टम 1 से उसकी जगह लेने के लिए ये प्लास्टोसायानिन का इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोरोप्लास्ट के फोटो सिस्टम 2 से चला था ये पहुंच जाता है क्लोरोप्लास्ट ए के पास फोटो सिस्टम 1 के, और वहां पर ये जगह जो खाली छोड़ दी थी उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह घेर लेता है। फोटो सिस्टम 1 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचता है। यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी था क्लोरोफिल ए का फोटो सिस्टम 2 के लिए, और यहां पर फोटो सिस्टम 1 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब ये फोटो सिस्टम 1 वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है FD यानी कि फेरेडॉक्सिन के पास, और फिर एट द एंड इलेक्ट्रॉन एक एंजाइम के पास पहुंच जाता है, और ये एंजाइम थाइलाकोइड के बाहर होता है, थाइलाकोइड के ल्यूमिन के बाहर होता है, और वो एंजाइम है NADP रिडक्टेज। इसका काम क्या होता है कि ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से ही पकड़कर NADP प्लस और H प्लस इन दोनों को यूनाइट करके NADPH बना देता है, जिसकी आगे हमें जरूरत है। तो हमें सवाल उठना चाहिए कि ये NADP प्लस और H प्लस कहां से आया, और ये H प्लस जो यहां पर आ रहा था साइटोक्रोम सी के पास ये स्ट्रोमा में कहां से आए। तो हम जब डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि वो कहां से आते हैं। अगर बात की जाए कि यहां से क्लोरोप्लास्ट जो ए था फोटो सिस्टम 2 का वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्लोरोप्लास्ट ए के पास कौन सी कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट करने की फैक्ट्री मौजूद है जो कि इसको बार बार इलेक्ट्रॉन बना के देती जाएगी। तो इसके लिए काम आता है वाटर जो कि प्लांट्स में रूट्स और जाइलम के जरिए अब पहुंच चुका है लीफ के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड के अंदर। इस वाटर को फोटोलाइसिस कर दिया जाता है। फोटो मींस लाइट और लाइसिस का मतलब तोड़ना, यानी कि लाइट की मदद से तोड़ दिया जाता है इस वाटर को, और तोड़ा इसको जाता है। हाइड्रोजन आइंस जो H प्लस हैं ये सेपरेट कर दिए जाते हैं, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में निकल जाता है। वाटर से ही आता है वो ऑक्सीजन। जब हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है तो वो यहाँ पर इस स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है जब वाटर का लाइसिस हो रहा है लाइट के जरिए। तो जो ऑक्सीजन होगा वो भी रिलीज होगा क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन होता है, और वो आगे स्ट्रोमा से निकल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट निकल जाएगा, स्ट्रोमेटा के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। इसके अलावा वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, और वो इसकी जगह ले लेते हैं जो फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोप्लास्ट ए था उसका इलेक्ट्रॉन जो कि सन की एनर्जी से अनस्टेबल होकर निकल गया था, तो पीछे जो जगह खाली बची थी उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आके उसको घेर लेते हैं बारी बारी, और फिर इसी तरह वहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है और वाटर अपना लाइसिस करवा के उसको इलेक्ट्रॉन देता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो चुके हैं वाटर के, लेकिन जो और ऑक्सीजन जो वाटर का था वो बाहर एनवायरनमेंट में निकल गया, पीछे बचते हैं हाइड्रोजन आइंस। तो इस तरह हाइड्रोजन आइंस का एक बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जाता है, एक बहुत ज्यादा ग्रोव बन जाता है, एक जमघट्टा बन जाता है थाइलाकोइड के अंदर, और कुछ हाइड्रोजन आइन ये साइटोक्रोम सी भी पंप करी जा रहा है थाइलाकोइड के अंदर। तो अब हमें बेसिकली चाहिए ही यही था कि
जो स्ट्रोमा हो उसमें, यानी कि बाहर वाला जो क्लोरोप्लास्ट का एरिया हो, जो इस सब के बाहर वाला एरिया है, उसके अंदर हाइड्रोजन आइंस कम हो, और जो ल्यूमिन हो थाइलाकॉइड का, उसके अंदर हाइड्रोजन आइन बहुत ज्यादा हो। तो जब हाइड्रोजन आइन काफी ज्यादा हो जाते हैं, स्ट्रोमा से ज्यादा हो जाते हैं, तो यहां पर मेम्ब्रेन के नीचे F0 और F1 पार्टिकल्स लगे हुए हैं काफी तादाद में। तो सिंपल है कि ये हाइड्रोजन आइंस इन F0 और F1 पार्टिकल में से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर हाइड्रोजन आइंस ज्यादा हैं और बाहर कम है, तो चीज कम से कम की तरफ आना चाहेगी। जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से प्रेशर कम की तरफ आती है। और जब ये हाइड्रोजन आइंस आना चाहते हैं बाहर, तो ये गुजरते हैं F1 और F0 पार्टिकल्स में से। और आपको पता है कि एक F1 और F0 पार्टिकल को एक हाइड्रोजन आइन चाहिए होता है, और फिर वो ADP और PI, ये ADP और ये PI भी स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, और हाइड्रोजन आइन की एनर्जी यूज करते हुए F0 और F1 पार्टिकल इनसे ATP बना देता है। तो लाइट रिएक्शंस में हमें एक तो एटीपी मिलता है और दूसरा NADPH मिलता है। ये दो मेन प्रोडक्ट्स थे जो हमें चाहिए थे डार्क रिएक्शंस के लिए, और ये दोनों हमने लाइट रिएक्शंस में प्रोड्यूस कर लिए। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस का सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, यानी कि ऑक्सीजन, वो भी लाइट रिएक्शंस में बनता है। लाइट रिएक्शंस के बाद हम फोटोसिंथेसिस के दूसरे पार्ट यानी कि डार्क रिएक्शंस की बात करते हैं। तो डार्क रिएक्शन, जिसको C3 साइकिल भी कहते हैं या फिर केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, केल्विन और बेंसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्क रिएक्शन को स्टडी किया था, उनके नाम पर भी इस रिएक्शंस के नाम रख दिए गए। तो इसमें होता है, एक स्टार्ट यहां से होता है साइकिल कि 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं रुबिलोज बाइफॉस्फेट, जिसे RUBP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये स्ट्रोमा में मौजूद होता है। ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। जब इस 5 कार्बन कंपाउंड को 6, यानी कि इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इस 5 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स को 6 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि इनको क्या मिल गया, 6 कार्बन मिल गए। और ये जो रिएक्शन होता है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जो कि है रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को एक एंजाइम है और दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन भी है। तो इसके बाद एक 6 मॉलिक्यूल वाला 6 कार्बन वाला अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन वाला ये था और 6वां कार्बन इनको मिल गया, तो उसके बाद 6 कार्बन वाला एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना, जो कि टूट जाता है 2-3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में। इस वक्त हम 6-6 की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स जब 2 हिस्सों में टूटेंगे तो 12 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और ये 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, जो कि 3 कार्बन वाला है। इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की आगे हो जाती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए ही हमने बनाए थे ये NADPH। लाइट रिएक्शंस में इसी स्टेप के लिए NADPH बनाए थे। तो ये NADPH अपना H दे देते हैं रिएक्शन में, यानी कि हाइड्रोजन को दे देते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन हो जाती है और खुद NADP बन के निकल जाते हैं। इसके अलावा इस स्टेप में एनर्जी भी यूज होती है। एनर्जी यूज होती है 12 ATP की। 12 ATP अपनी एनर्जी देके ADP और PA बन के निकल जाते हैं। और इस स्टेप में, रिडक्शन के स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जब इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की रिडक्शन हो जाती है तो ये सूरत ले लेता है ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट की। 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट के, ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसमें से 10 ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स तो चले जाते हैं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट के नीचे रिएक्शन में आ जाते हैं, और इन्हीं से हमारा जो मेन प्रोडक्ट यानी कि ग्लूकोज है वो बनता है, जो कि C6H12O6, वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और फिर इसी ग्लूकोज के आगे ज्यादा रिएक्शंस होते हैं तो ये बाकी बायोमोलिक्यूल्स के भी फॉर्म ले लेता है। तो खैर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स उसके यूज हो गए। और उसके बाद 10 मॉलिक्यूल्स जो ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट के बचते हैं, उन्होंने दोबारा सूरत लेनी होती है रुबिलोज बाइफॉस्फेट की, जो कि 5 कार्बन वाला है। क्योंकि हमें इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखना है, इस साइकिल को कंटिन्यू रखना है, इसलिए हमें हर बार ओरिजिनल प्रोडक्ट रिएक्शन के एंड पर दोबारा वापस ओरिजिनल प्रोडक्ट को उसी की सूरत में छोड़ना होगा, ताकि वो अगले रिएक्शन में दोबारा से टेक पार्ट कर सके। तो यहां पर बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जिसमें जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट हैं वो दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रुबिलोज बाइफॉस्फेट, यानी कि 5 कार्बन वाले। और इसमें 6 ATP भी यूज होते हैं इस रिएक्शन में।
तो ये दोबारा से तैयार है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ रूबिलोज बाइफॉस्फेट। ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से लेगा और दोबारा से ये साइकिल चला के यहां पर दोबारा से ग्लूकोज बना देगा। तो अगर देखा जाए तो जो चीज बार बार यूज हो रही है वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट जहां से हमने स्टार्ट किया था वो तो हमें वहां पर मिल जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए होती है हर बार नहीं। तो ये न्यू कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? बाहर एनवायरमेंट से आती है, स्ट्रोमेटा के थ्रू। इसके अलावा जो एटीपीज हैं वो भी यूज होते हैं और एडीपी और एनएडीपी और एडीपी और पीए बन के निकल जाते हैं, और एनएडीपीएच भी यूज होता है और वो भी एनएडीपी बन के निकल जाता है। तो इस एनएडीपी और इस एडीपी से दोबारा एनएडीपीएच और एटीपी बनाने के लिए हमें कराना पड़ता है लाइट रिएक्शंस। अगर इसमें देखा जाए तो 12 एटीपी यहां यूज हो रहे हैं और 6 एटीपी यहां यूज हो रहे हैं, यानी कि हमारे टोटल कितने एटीपी यूज होते हैं एक डार्क रिएक्शन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए? 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच यूज होते हैं, और इनको बार बार बनाना पड़ता है लाइट रिएक्शंस की। तो ये थी फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ गुफ्तगू। और ये जो ग्लूकोज होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ग्लूकोज जो है वो मेन कंपाउंड होता है, फोटोसिंथेसिस का मेन जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। आगे प्लांट अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन से इस ग्लूकोज को बाकी बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स या प्रोटीन्स उसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट। प्लीज लाइक द वीडियो, share it and subscribe the channel.